Hello everyone, welcome to this session. So my name is Umesh Kumar Yadav and as you guys already know कि I'm your faculty for paper 2 economics for the UGC NET exam. तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उन गलतियों को जो आपको नहीं करनी है फॉर्म को भरते टाइम। तो जैसा आपको मालूम होगा कि आपके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, आपके यूजीसी नेट के फॉर्म्स जो हैं रिलीज हो चुके हैं। जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो 16 से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है आपकी फॉर्म फिलिंग एंड इसको आपको फिल करना है 7 मई तक। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो कोशिश करिए कि आप इसमें देरी ना करें, जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप करें। और आपके एग्जाम्स की डेट भी रिलीज हो चुकी हैं। तो एग्जाम्स जो हैं आपके 21 जून से लेके 30 जून के बीच में होने वाले। तो आई होप आपके पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है फॉर्म भरते टाइम, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर ली तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट अगर हो गया आपका फॉर्म तो आप ऑटोमेटिकली इस रेस से बाहर हो जाओगे। तो इस रेस में अगर आपको बने रहना, अपने चांसेस को मेंटेन रखना है कि भाई आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, जेआरएफ हो सकता है, तो आपको फॉर्म फिलिंग में बहुत ध्यान देना है। बिल्कुल गलती आप यहां नहीं करोगे। तो कौन कौन सी मेजर गलतियां हैं जो आप यहां पे कर सकते हो जिससे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, या आप ये मान लीजिए आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो उन चीजों पे मैं बात करूंगा। तो 4 मेजर चीजें यहाँ पे जिन पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। जो फर्स्ट चीज है, आपकी फर्स्ट गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको भाई मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भरने हैं। एक साइकिल में आप एक ही सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। तो डोंट फिल मल्टीपल फॉर्म्स। आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। आपके सेम डॉक्यूमेंट्स देख के फॉर्म ऑटोमेटिकली आपको एनटीए आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। तो आप मल्टीपल फॉर्म्स मत भरिएगा, चाहे कोई भी चीज हो जाए, कोई भी आपको कोई भी सलाह दे, राइट। उसमें आपको नहीं फंसना है। आपको एक से ज्यादा फॉर्म्स नहीं भरने। पहली गलती जो बच्चे कई बार करते हैं, ठीक है। दूसरी गलती कि यार आपसे बोला गया है कि आप 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो। आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी ओनली के लिए, राइट। तो बच्चे यहां क्या करते हैं, वो या तो इसको मार्क कर देंगे सिर्फ, या सिर्फ इसको मार्क कर देंगे, राइट। एंड वो कई बार जेआरएफ में मार्क नहीं करते। तो आपको करना यहां पे उल्टा है। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो आप ऑटोमेटिकली बाकी चीजों के लिए एलिजिबल हो ही जाते हो। तो आपको अपने एंड से इंश्योर ये करना है कि आप तीनों बॉक्सेस को टिक करें। आपको नहीं पता आपका एग्जाम जो है कितना अच्छा है खराब जाएगा, आप अपने चांसेस लीजिए। क्यों आप खुद को सिर्फ इस कैटेगरी में रखना चाह रहे हो, या आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं, तो आपने सिर्फ मान लीजिए पीएचडी ओनली टिक कर दिया, तो हो सकता है आपका पेपर अच्छा चला जाए, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाए, या आप मान लीजिए जेआरएफ ही निकाल लेते, लेकिन आपने टिक ही नहीं किया तो आपका ये काउंट ही नहीं होगा। तो बिल्कुल भी यहां पे आपको सोचना नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने हैं। आपको इन तीनों ऑप्शंस को एक साथ आप टिक कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, तो इसलिए आपको कुछ छोड़ना भी नहीं है। इट्स बेटर कि आप सारे ऑप्शंस पे टिक करिए, सभी ऑप्शंस के लिए आप एलिजिबल हो। दैट इज द बेटर स्ट्रैटेजी यहां पे, राइट। अपने चांसेस लीजिए, आपकी तैयारी मान लीजिए अच्छी है या नहीं है, जो भी केस है, अपने चांसेस लीजिए, रिस्क लीजिए एंड एम फॉर जेआरएफ। तो आपको सारी कैटेगरीज में अप्लाई करना है। तीसरी गलती जो आप यहां पे करने वाले हैं, थर्ड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ऑफन, तो एक ऑप्शन आता है, ये स्पेसिफिकली आपका एससी, ओबीसी एंड आपके जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या इन कैटेगरीज के जो बच्चे उनके लिए है। तो देखो, अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तो आपको यूजीसी से फेलोशिप मिलती है रिसर्च करने के लिए। लेकिन मान लीजिए आपका जेआरएफ क्लियर ना हो, तो एक और आपकी मिनिस्ट्री है जो फेलोशिप्स प्रोवाइड करती है आपके नेट के स्कोर पे, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल फेलोशिप फॉर एससीज, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसीज एंड नेशनल फेलोशिप्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। अब ये फेलोशिप कौन प्रोवाइड करता है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है।
तो अगर आपका जेआरएफ ना हो, आपका सिर्फ नेट हो रहा है, तो उन नेट हुए हुए बच्चों में से आपके जो टॉपर बच्चे होंगे उनको ये फेलोशिप जो है प्रोवाइड की जाती है, जो ऑलमोस्ट आपके जेआरएफ के बराबर ही होती है, राइट। तो आपको इस ऑप्शन को, जब भी ये ऑप्शन आएगा, मान लीजिए आप इन तीनों कैटेगरीज में से हैं किसी में से, तो आपको इन तीनों कैटेगरी, मतलब आप जिस भी कैटेगरी में लाया करते हैं, एससी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, आपको इसको टिक करना है। आपको यहाँ पे यस करना है कि यस आप अप्लाई करना चाह रहे हो इन फेलोशिप्स के लिए। इन केस आपका जेआरएफ ना हो तो आपको इन फेलोशिप के मिलने के चांसेस के लिए फाइट करनी पड़ेगी एंड आप उस रेस में बने रहेंगे। अगर आपने नो कर दिया यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी ये फेलोशिप्स नहीं मिलेंगी, अगर मान लीजिए आपको मिल सकती थी तो एक गलती ये है जो आपको नहीं करनी है। तो 3 गलतियां ये होगी। चौथी गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये कि आपको अपने अलाइड सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका मास्टर्स कोई ऐसे सब्जेक्ट में है जो आपके यूजीसी के 85 सब्जेक्ट की जो लिस्ट है जिसमें आपका पेपर होता है नेट का, उसमें नहीं है, तो आपको अपने अलाइड सब्जेक्ट को सर्च करना। आपको रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट में पेपर नहीं देना, आपको सर्च करना है कि आपके सब्जेक्ट का अलाइड सब्जेक्ट, या मतलब ये मान लीजिए कि एकदम सिमिलर सा सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं अगर, तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, तो जो बच्चे एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं बेसिकली, वो आपका इकोनॉमिक्स में एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स से जिसका मास्टर्स हुआ है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा आपके डेवलपमेंट स्टडीज से जिसका मास्टर्स है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अगर मास्टर्स है तो आप दे सकते हो इस पेपर को इन इकोनॉमिक्स डोमेन। इसके अलावा मान लीजिए आपने इकोनोमेट्रिक्स में मास्टर्स कर रखी है या किसी और सिमिलर से, जैसे आपका डेमोग्राफी है वो भी इसी का पार्ट है, डेमोग्राफी में अगर आपने मास्टर्स करी हुई तो भी आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अपने अलाइड सब्जेक्ट को पता करके उस हिसाब से अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उस सब्जेक्ट को भरना जिसमें आप एलिजिबल होके एग्जाम दे सकते हो। जैसे हिस्ट्री का अगर मैं एग्जांपल लूं तो हिस्ट्री का एग्जाम आपके बुद्धिस्ट स्टडीज वाले बच्चे भी दे सकते हैं जिनका मास्टर्स आपका बुद्धिस्ट स्टडीज में। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने जिसमें मास्टर्स किया, मान लीजिए अगर वो लिस्ट में नहीं है, आपके 85 सब्जेक्ट की लिस्ट में नहीं है, तो आप अपने अलाइड सब्जेक्ट को ढूंढ के उस सब्जेक्ट में अपना एग्जाम देंगे। तो ये कुछ गलतियां हैं या ये कुछ चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान रखना जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे, ताकि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत ना आए, रिजेक्शन ना हो एंड आप इस रेस में बने रहें एंड जिस रेस पे आगे बढ़ के आप जेआरएफ क्लियर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। तो होपफुली ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बढ़िया हो एंड मिलते रहेंगे ऐसे और सेशंस में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।